हेलो बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के तृतीय पाठ सूक्ष्म जीव के भाग 3 में अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे बच्चों। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। सही जवाब है बच्चों अल्कोहल। दूसरा प्रश्न, निम्न में प्रतिजैविक कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और ईस्ट। सही जवाब है बच्चों स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरा प्रश्न, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल, वायु, मिट्टी और इन सभी जगहों पर। सही जवाब है बच्चों इन सभी जगहों पर। चौथा प्रश्न, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बच्चों पेनिसिलिन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पांचवा प्रश्न, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क मोल्डिंग, ख किण्वन, ग नाइट्रोजन स्थिरीकरण और घ संक्रमण। सही जवाब है बच्चों किण्वन। छठा प्रश्न, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी और घरेलू मक्खी। सही जवाब है बच्चों घरेलू मक्खी। सातवां प्रश्न, डेंगू परजीवी का वाहक है? मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफ्लीज मच्छर और कॉकरोच। सही जवाब है बच्चों मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर ही डेंगू परजीवी का वाहक है बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को डैश में परिवर्तित कर देते हैं। सही जवाब है बच्चों दही। दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा प्रश्न, हैजा डैश के द्वारा होता है? सही जवाब है बच्चों हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न, राइजोबियम जीवाणु डैश पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। सही जवाब है बच्चों राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न, पोलियो डैश के द्वारा उत्पन्न रोग है? तो पोलियो विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोग है बच्चों। पांचवा प्रश्न, गेहूं की रस्ट डैश के कारण होती है? तो गेहूं की रस्ट कवक के कारण होती है। छठा प्रश्न, चेचक के टीके की खोज डैश ने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। हाँ बच्चों एडवर्ड जेनर ही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। सातवां प्रश्न, रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर डैश उत्पन्न करता है? रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, कॉलम अ के जीवों का मिलान कॉलम ब से करें। मतलब कॉलम ए में जो जीवों के नाम लिखे हैं बच्चों उनका मिलान कॉलम बी से करना है। तब पहला है जीवाणु। तो जीवाणु में होगा वो हैजा का कारक और जीवाणु प्रतिजैविक उत्पादित करना भी होगा बच्चों। दूसरा राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारक है बच्चों। राइजोबियम का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। तीसरा लैक्टोबैसिलस, इसका होगा दही का जमना। चौथा ईस्ट, ईस्ट का होगा ब्रेड की बेकिंग। पांचवा एक प्रोटोजोआ यानी मलेरिया का कारक। और छठा प्रश्न बच्चों इसका एक विषाणु एड्स का कारक। समझ गए बच्चों, इसका मिलान हम लोग इस तरह करेंगे। चौथा प्रश्न, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग जीवाणु,
कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल हैं बच्चों। पांचवा, प्रमुख प्रतिजैविक के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि कुछ प्रमुख प्रतिजैविक हैं। छठा प्रश्न, मनुष्य में फफूंद यानी कवक से उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों दाद एवं गंजापन फफूंद यानी कवक से उत्पन्न 2 रोगों के नाम हैं। सातवां प्रश्न, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षकों के नाम बताएं। तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण में प्रयुक्त 2 परीक्षकों के नाम नमक और चीनी है बच्चों। आठवां प्रश्न, हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताएं। ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं। इसका उत्तर है बच्चों हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लैक्टोबैसिलस और ईस्ट है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है तथा ईस्ट ब्रेड, केक एवं अल्कोहल बनाने में मदद करता है बच्चों। 9वां प्रश्न, प्रतिजैविक क्या है, इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसका उत्तर है बच्चों ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है प्रतिजैविक कहलाती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि बच्चों। अब है सावधानियां। हमें डॉक्टर की सलाह से ही प्रतिजैविक लेना चाहिए और हमेशा इसका कोर्स पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार वह प्रतिजैविक असर नहीं करेगा। प्रतिजैविक का अधिक उपयोग हमारे शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है, इसलिए इसका उपयोग करते समय हमें बहुत ध्यान देना चाहिए बच्चों। 10वां प्रश्न, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के विभिन्न उपायों को लिखें। इसका उत्तर है भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं। पहला, नमक द्वारा परिरक्षण। नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अचार बनाने में भी नमक परिरक्षक का कार्य करता है। दूसरा, चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम कर जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। जैम, जेली आदि का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। तीसरा, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। यह जीवाणुओं को मारकर भोजन को सुरक्षित रखते हैं। इस विधि से सब्जियां, फल, मांस, मछली आदि का परिरक्षण किया जाता है। चौथा, गर्म एवं ठंडा करके परिरक्षण। घरों में सब्जियां या अन्य चीजों को फ्रिज में रखकर उन्हें खराब होने से बचाया जाता है, क्योंकि फ्रिज में कम ताप होने के कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इसी प्रकार पैकेट में आने वाले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करने के बाद एकाएक ठंडा किया जाता है, जिससे दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5वां पॉइंट, भंडारण एवं पैकिंग द्वारा परिरक्षण। आजकल वायुरोधी सील के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ अधिकतम समय तक सुरक्षित रहते हैं। 11वां प्रश्न, टीकाकरण क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर है बच्चों सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए जाते हैं। ये मृत सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। हमारे शरीर को यह स्मरण रहता है कि वह उन्हीं सूक्ष्म जीव के शरीर में पुनः प्रवेश करने पर किस प्रकार उनसे लड़े। टीकाकरण में मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ मनुष्य के शरीर में डाला जाता है, जो शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है तथा उस रोग कारक को नष्ट कर देता है। इसलिए यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है बच्चों। अब है 12वां प्रश्न बच्चों, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का
कारण बताइए। अब इसका उत्तर जानते हैं बच्चों। मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि यह जरूरी नहीं कि एक हाथी के शरीर की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी हो। यह बात सही नहीं है कि अपेक्षाकृत बड़े जीवों के शरीर की कोशिकाएं भी बड़े आकार की हों। किसी जीव की कोशिका के आकार का संबंध उसके द्वारा किए गए कार्य के साथ होता है। उदाहरण के लिए हाथी और चूहे दोनों में ही तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखान्वित होती है बच्चों। वे एक ही प्रकार का कार्य करती है, अर्थात सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना। अब यह अभ्यास समाप्त हुआ बच्चों। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले पाठ के अगले वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।